अगर हो। उपाय तो यही है कि आप तन्मयता से शामिल होइए। बड़ी बात है, बहुत लोग हम आप ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे। पहली लोकसभा जो थी देश में, उसमें ऐसे लोग जो किसी परिवार से आते थे या किसी तरह की डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी संख्या 9% से कम थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी की जो लोकसभा है उसमें 40 साल से कम जो एमपी चुनकर आए हैं, और ये किसी दल की बात नहीं है, 40 साल से चुनकर आने वाले कम आयु के जो एमपी हैं, तो 98%, करीब 100%, 98 टू बी प्रिसाइज, दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ डायनेस्टी। उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके नानाजी, उनके भाई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे। ये 70 साल में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप और हम इसको ध्यान नहीं देते हैं इतना। ये दिखाता है कि धीरे धीरे जिनके सरनेम नहीं हैं, जिनकी फैमिली पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं हैं, उनके लिए राजनीति में आना बहुत मुश्किल है। सर, जैसा कि हम सब सुने हैं कि हम लोग नेता को अपना आदर्श मानते हैं कि हर किसी का ड्रीम होता है कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, फिर एक ड्रीम होता है कि हम नेता बने। लेकिन सर, ऐसा क्या था आप में कि आपको नेता आदर्श मानते हैं? जहाँ तक हम आपके बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं कि आपको नेता आदर्श मानते हैं। नेता कोई आदर्श नहीं मानता है। ये आप जो पढ़ते सुनते हैं वो ज़्यादातर बातें बढ़ाकर लिखी जाती हैं। मेरे में ऐसी कोई क्षमता नहीं है। और जो लोग ऐसा बताते हैं कि इन्होंने चुनाव जिताया, इन्होंने चुनाव हराया, ना कोई चुनाव जिता सकता है ना हरा सकता है। चुनाव तो नेता ही लड़ता है, पार्टी लड़ती है, नेता लड़ते हैं, वो जीतते हारते हैं। मीडिया या ऐसे दूसरे लोग जो हैं वो बता देंगे कि भाई प्रशांत किशोर ने जिता दिया, अमित शाह ने जिता दिया, इन्होंने जिता दिया, इन्होंने हरा दिया। जिताना हराना जनता का काम है। आप हमारे जैसे लोग ऑन द मार्जिन चीज़ों को थोड़ा व्यवस्थित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये आप बिल्कुल ही गलतफहमी मत रखिए कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति, मैं या कोई दूसरा व्यक्ति, किसी को चुनाव जिता या हरा सकता है। चुनाव हराना जिताना जनता का काम है। चुनाव लड़ते नेता हैं, पार्टी है, उनका जो भी प्रोग्राम है, जो भी उनका इक्वेशन रहा हो, हम लोग की भूमिका बहुत छोटी है, आपको दिखती बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। और नेता कोई आदर्श नहीं मानता है, उसको तो यूटिलिटी दिखती है, भाई आएंगे काम कर लेंगे, उसका फ़ायदा हो जाएगा। जैसे हम लोग के समाज में बेटी की शादी होती है, कोई फुआ का लड़का आके काम कर गया तो जिसकी शादी हो रही है उसको पता भी नहीं है, और शादी होने के बाद उसको खोजेगा भी नहीं। तो हम लोग का तो ये है, आप आइए, आप जाते हैं, नारा लगाते हैं, काम करते हैं, जो जीत के जा रहा है उसको कोई फ़ायदा आपसे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका काम है, आपका फ़ायदा, आपने कंट्रीब्यूट किया, उसने फ़ायदा उठाया, वो आगे बढ़ा, नेता बन गया। आपको तो अपनी चिंता खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा समझते हैं कि किसी का झंडा उठाने से, चाहे मेरा हो, मोदी का हो, किसी का हो, किसी के पीछे चलने से आप स्वयं नेता बन जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको अगर कुछ राजनीतिक क्षेत्र में खुद के लिए करना है, वो चिंता तो आपको स्वयं से करनी पड़ेगी, और वो सही भी है। अब मोदी जी ये चिंता क्यों करें कि प्रशांत किशोर क्या बनेंगे? ये उनका काम भी नहीं है और मेरी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी चिंता करनी है, उन्हें अपनी चिंता करनी है। जब दोनों चिंताओं का अलाइनमेंट जब तक रहेगा तब तक साथ में काम करते रहेंगे। जब अलाइनमेंट खत्म हो जाएगा तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम चंदन कुमार, मैं पीजी फर्स्ट ईयर पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। सर, क्वेश्चन मेरा, जरा सा ये बता दें कहाँ से आप आते हैं, सिर्फ अपने शहर का नाम बता दीजिए। मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। ठीक। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में राजनीति में आ रहे युवाओं की सेवा भाव कैसे आए? क्योंकि वर्तमान में जो आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सेवा की
त्रुटि हो गई कहीं ना कहीं, निस्वार्थ भाव से नहीं हो पा रही है, इसका क्या समाधान हो सकती है? निस्वार्थ भाव से तो कहने की बात है, कहने को आपको कोई कह सकता है कि मैं देश सेवा के लिए आया हूँ, बड़ी बातें करना आसान है। आप लोग तो ज़्यादा व्यवस्थित हैं, अनुशासित हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत रेयर, और जब मैं कह रहा हूँ गंभीरता से आप उसको समझ लीजिए, बहुत रेयर, और शायद ही कोई इंडिया में ऐसा दल है, नेता है जिनके साथ काम करने का मौका मुझे भगवान की कृपा से पिछले 4-5 साल में नहीं मिला है। बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जो कि वो देश सेवा, समाज सेवा, भाई पहले वो तो जीतने आए हैं, उनके लिए वो प्रोफेशन है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लोकतंत्र में उसकी एक जगह है। तो ना आपको उनको भगवान मानने की ज़रूरत है, ना उनको गाली देने की ज़रूरत है। और सब नेता चोर हैं ये बात भी ठीक नहीं है, लेकिन नेता भगवान है ये भी सही नहीं है। और कई जगह आपको जो नेताओं से आप मिलेंगे, लोग बात करते हैं कि भाई आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और मेरा जवाब उनको ये है कि आइडियोलॉजी होनी चाहिए ज़रूर, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी हो उसमें नेताजी की अपना स्वार्थ हो सकता है। आइडियोलॉजी होना एक बात है, और आइडियोलॉजी के वजह से इंटॉक्सिकेटेड हो जाना दूसरी बात है। मतलब उसका हिंदी में ये है कि आइडियोलॉजी आपकी है, सपोज कीजिए कि आप कम्युनिस्ट को, विचारधारा को अच्छा मानते हैं, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं वो ये चाहेंगे कि आप कम्युनिस्ट विचारधारा को इतना फॉलो करने लगो कि आप उसके अंधभक्त हो जाओ। तो अब वो काम करें न करें, आपको तो ये लगता है भाई हमें तो इसे ही जिताना है, और जब आप उससे सवाल पूछेंगे तो कहे भाई आप तो कम्युनिज्म में बिलीव करते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? तो इट सूट्स टू द लीडर्स फॉर यू टू गेट इंटॉक्सिकेटेड विथ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी रखिए लेकिन अंधभक्त मत बनिए। आपकी जो क्षमता, आपका जो विवेक है, वो किसी आइडियोलॉजी के गिरवी नहीं रख सकते। आइडियोलॉजी के लिए आप गिरवी नहीं रख सकते। ये दूसरे को सूट करता है, नेताओं को सूट करता है, पार्टियों को सूट करता है, मुझे सूट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप यू शुड नेवर लूज द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कि अगर कोई काम गलत कर रहा है, सपोज कीजिए आप कांग्रेस के फॉलोअर हैं, किसान ने आत्महत्या करी पंजाब में, तो कोई कांग्रेस का लीडर उसकी बुराई नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। और अगर राजस्थान में फार्मर ने सुसाइड कर लिया तो कोई भाजपा वाला उसकी नहीं करेगा शिकायत, मरने वाला तो किसान ही है। आपकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है कि भाजपा की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो भाजपा की आइडियोलॉजी आप फॉलो करो या कांग्रेस की आइडियोलॉजी फॉलो करो, घर में रोटी का इंतजाम तो आपको स्वयं से ही करना पड़ेगा। नेता ये जरूर चाहते हैं कि आप उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करो और फिर ये कहो कि जॉब क्यों नहीं है। अब उनकी बात, उनकी कमी को आप छुपाइए। मेरा आपको सुझाव ये है जे युवा कि अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कभी लूज मत करिए। लोग कहेंगे आपको कि अरे इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो इधर से उधर होते हैं। भाई इधर से उधर होना फिर भी ठीक है, गलत के साथ रहना ठीक नहीं है। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम राजीव हुआ, मैं पटना से बिलोंग्स करता हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे आपकी प्रोग्राम अभी दिल्ली आईटी के मैंने देख रहा था, उसमें आपने कहा कि पिछले अगले 10 साल मैं पूरे तरीके से बिहार में हूँ। भगवान ने जितनी क्षमताएं दी है, मैं पूरी क्षमता के साथ इस बिहार के विकास के लिए आगे रहूँगा। तो आज आप इस युवाओं के टीम के साथ आए हैं, तो आपके इस कार्य में हम युवा टीम आपके साथ किस तरीके से हैं? आप इसको किस रूप में देख रहे हैं यहाँ आने के बाद? दिल्ली विश्वविद्यालय आईआईटी में सवाल ये था कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और सोशल मीडिया में आप एक कदम उठाइएगा, 4 कदम की लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं
किसी ने कह दिया बक्सर से लड़ेंगे, किसी ने कह दिया सासाराम से लड़ेंगे, उस पर पूरा कार्यक्रम बना दिया, जजमेंट दे दिया, इक्वेशन बता दी, कितने ब्राह्मण, कितने यादव, कितने, मतलब पूरा जीत हार का पूरा इक्वेशन समझा दिया। मैंने वहाँ ये बताया कि मैं, और आपको भी कह रहा हूँ, मेरा लोकसभा राज्यसभा में जाने का कोई इरादा नहीं है और मैं नहीं जाऊँगा अगले 10 साल, कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। मैंने नीतीश जी को आश्वस्त किया है कि मैं 10-15 साल यहाँ पर जो मेरी क्षमता है, छोटी है, बड़ी है, अच्छी है, खराब है, उसको बिहार के लिए जो कुछ कर सकता हूँ उसको करने में लगाऊंगा। उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी 2015 में दी थी, मुझे यहाँ एडवाइज़र बनाया था, मैं छोड़ के उसको चला गया था, तो उनके मन में भी था भाई फिर आपको बुलाएंगे, फिर आप चले जाइएगा। उस नज़रिए से भी आपको भी और उनको भी आश्वस्त किया मैंने कि भाई 10 साल 15 साल जितनी भी ज़रूरत मेरी होगी मैं यहाँ रहूँगा, और अभी कहीं यहाँ से पार्लियामेंट वगैरह में जाने का कोई विचार नहीं है, ऐसा होगा नहीं। क्या करेंगे, मैं सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं सरकार में शामिल नहीं हूँ। आप भूले से भी ऐसा मत समझिए कि सरकार में जो हो रहा है वो मैं ठीक करा सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, खराब कर सकता हूँ, ऐसी मेरी क्षमता नहीं है। आप या आप जैसा कोई व्यक्ति जो मेरे संपर्क में है, वो अगर अपनी बात मेरे तक पहुंचाता है तो शायद मैं आपकी बात आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरी बात में थोड़ा ही ज़्यादा वजन हो सकता है, आपसे ज़्यादा वजन नहीं होगा। मेरा काम अभी राजनीतिक है और मैं कोशिश ये मेरी है कि कम से कम 1, 1.5, 2, 2.5 हज़ार युवाओं को मैं राजनीति में ले आऊं जो अभी पॉलिटिक्स में नहीं हैं। और पॉलिटिक्स में आने के लिए सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शन या ऑब्स्टिकल है लोगों के लिए कि आप पार्टी में ज्वाइन करना तो कोई मुश्किल है नहीं, कोई ज्वाइन कर सकता है, आपको चुनावी राजनीति में जगह नहीं मिलती है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि उनको आश्वस्त कर रहा हूं, क्योंकि आपका ग्रुप अलग है, जो लोग आएंगे उनको कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति में उनको लाने की जिम्मेवारी मेरी है, वो मैं मान के चल रहा हूँ और मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। वो कितना कर पाएंगे ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर 500, 1000, 1500, 2000 लड़के, नए लड़के वो आएँ और 5 साल 10 साल के नज़रिए से राजनीतिक जीवन में कदम रखें, तो कोई वजह नहीं है कि आपके पास सरनेम चाहिए, आपके पिताजी पॉलिटिक्स में होने चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। मेरे पिताजी का नाम कोई नहीं जानता है, मैं कोई नीतीश जी के कास्ट का नहीं हूँ, मैं कोई आरएसएस का नहीं हूँ, मुझे मोदी ने जब रखा तो मैं कोई गुजरात का नहीं था। अपने आपके जैसे सामान्य बैकग्राउंड से उठ के गया हूँ, बिहार के सरकारी स्कूलों से पढ़ के गया हूँ। और कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि कोई बहुत बड़ी पृष्ठभूमि, कुछ कोई पृष्ठभूमि नहीं है। हम भी आपके जैसे 10,000, 20, यहाँ साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, 10,000, 20,000 की नौकरी कैसे लग जाए इसकी चिंता करते हुए बड़े हुए हैं। अपनी क्षमता से, भगवान के आशीर्वाद से जहाँ कुछ पहुँच पाए हैं, थोड़ा बहुत कर पाए हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा आदमी नहीं जो नहीं कर सकता है। अब 4-5 साल मैंने इनको एडवाइस कर लिया, मोदी को एडवाइस कर दिया, नीतीश जी को कर दिया, अमरिंदर सिंह को कर दिया, राहुल गांधी को कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर 1000 लोगों को मैं निचले स्तर से एडवाइस करके या उनके साथ लग के उनको नेता बना सकूं तो वो बड़ी बात होगी, और वो अगले 4-5 साल करना चाहते हैं। सर नमस्कार। बोलिए, ऊंचा बोलिए। कोई, मैं विकास वैभव फ्रॉम पूर्वी चंपारण बिहार। सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आज राजनीति में आने के लिए युवा बहुत सारे गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जातिगत भेदभाव या आरक्षण के मुद्दे, क्या ये सही है सर? देखिए, जाति को लेकर आपके मन में भी कई तरह के विचार होंगे। बिहार के होने के नाते आप जब बिहार से बाहर जाते होंगे तो कई लोगों ने सुना होगा बिहार में तो बहुत जाति है। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। पहली बात, एज एन इंडियन, भारतीय होने के नाते जाति को लेकर बहुत डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है।
वो इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा सही है गलत है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन विश्व भर में ये ह्यूमन नेचर है। सोशल कॉन्ग्रीगेशन, सामाजिक समूह जो है वो ह्यूमन नेचर है। अमेरिका में वो लैटिनो कहे जा सकते हैं, अफ्रीको अमेरिकन कहे जा सकते हैं, हमारे यहाँ यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, भूमिहार कहे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है, किसी भी देश में आप जाएंगे तो सोशल कॉन्ग्रीगेशन इन सम फॉर्म और अदर इट डज एग्जिस्ट। जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, बिहार में राजस्थान के मुकाबले, गुजरात के मुकाबले, आंध्रा के मुकाबले, कर्नाटक के मुकाबले जाति प्रथा ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो हरियाणा में जाट आंदोलन तो जाट कर रहे हैं, गुजरात में तो पटेल आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन कर रहे हैं, आंध्रा में कापू आंदोलन कर रहे हैं, सीमांध्रा में दलितों में माडिगा और मालाज आंदोलन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एज ए बिहारी कहीं जाते हैं तो ये एक क्लीसेड बन गया है बिहारियों को के लिए अपशब्द का उपयोग करना कि अरे बिहार में तो सब कुछ जाति ही है। ऐसा लग रहा है दूसरे राज्य में जाति है ही नहीं। सच्चाई ये है कि चुनाव लड़ने के लिए जितनी जाति की कैलकुलेशन बिहार में की जाती है, उससे कम कैलकुलेशन गुजरात में भी नहीं होता है, उससे कम कैलकुलेशन कर्नाटक, आंध्रा में भी नहीं होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सब नेशनलिज्म की भावना है, जैसे बंगाल, तो वहाँ बंगाली होना अपने आप में एक आइडेंटिटी है, भारतीय है उसके अंदर बंगाली है। बिहार में, यूपी में और खासकर जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ सब रीजनलिज्म, भारत के अंदर सब भारतीयता वाली जो भावना है वो कम है, इसलिए जाति बड़ी दिखती है। लेकिन जाति है हर जगह, कोई यूज कर रहा है ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके मन में जो ये बात बैठी हुई है कि जाति के आधार पर ही चुनाव होता है और लोग जीतते हारते हैं, मैं आपको एक फैक्ट दिए देता हूं। जातियों का समाज में जो प्रोपोर्शन है, मतलब अगर ब्राह्मण 10% है, यादव 15% है, दलित 10% है, ये प्रोपोर्शन तो चेंज नहीं होता है। 5 बरस में, 10 बरस में, 20 बरस में जातियों का समाज में अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होता है। सरकारें तो फिर भी बदलती हैं, आपको कोई पॉलिटिकल ज्ञान की जरूरत नहीं है, बेसिक लॉजिक है। यादव तो जितने थे उतने ही 5 बरस के बाद भी होंगे, 5 बरस पहले भी उतने ही होंगे। तुलनात्मक, अगर 12% यादव था तो 12% आज भी यादव होगा, संभव है 0.2% बढ़ जाएगा, 0.2% कम हो जाएगा। कभी यादव की सरकार बन गई, कभी यादव की सरकार बाहर हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जाति की बहुत महत्ता है चुनाव में, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप लोग जो केक खाते हैं, अगर केक पेस्ट्री के दुकान पर गए हैं तो जाति समझिए कि केक का बेस है, लेकिन ऊपर की जो टॉपिंग है वो गवर्नेंस भी है, चेहरा भी है, नैरेटिव भी है, मैनेजमेंट भी है। तो बिना टॉप के वो मिठाई अच्छी नहीं लगेगी, केक अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जाति रियलिटी है, रहेगी, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर कोई चुनाव जीत सकता है, राजनीतिक कैरियर बना सकता है, ऐसा अगर आप सोच कर चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी छोटी समझ है, कि वो उसमें आपको बहुत सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, ये समूह आध्यात्मिक है और आप मेरे से सवाल जो है वो सब राजनीतिक कर रहे हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि सही है गलत है, तो आप मुझे बताइएगा अगर मैं कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल बात बोल रहा हूँ तो। अनीश कुमार नाम है मेरा, कैमूर भभुआ से आता हूँ। सर, राजनीति में मतलब वोटरों को खरीद लिया जाता है, और सबसे दुखदायी होता है कि जब एमपी और एमएलए भी खरीदे जाते हैं, मीडिया में सुना जाता है इसे। देखिए, जैसे जाति पे मैंने आपको कहा, किसी भी बात को आपको यहाँ भी बताते होंगे, किसी भी बात के गहराई में थोड़ा जानने की ज़रूरत है। कोई बात जब आप कहते हैं, अपना ओपिनियन बनाते हैं,
जो मैंने आपको बात कही, ऑब्जेक्टिविटी लूज मत कीजिए। ये जनरल भावना है कि अरे ये लोग तो पैसे के आधार पर जीत जाते हैं। एमएलए बनने के लिए आपको कम से कम 50,000 वोट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? 50,000 से कम वोट पाकर तो कोई एमएलए नहीं बन सकता है। एमपी की तो बात छोड़ दीजिए। अगर आप एक वोट के लिए 500 रुपया भी दें, 500 रुपया, जरा मल्टीप्लाई कीजिए 50,000 को 500 रुपये से, 25 करोड़ हो गया। कितने ऐसे एमएलए हैं जो कि 25 करोड़ रुपया दे के चुनाव जीत जाएंगे? बहुत रेयर। चुनाव में पैसे का प्रचलन और उसका प्रभाव वो है, इससे कोई दो मत नहीं है। आपने एनेक्डोटली ये भी देखा होगा, कुछ गांवों में, कुछ वर्ग में, किसी मोहल्ले में किसी ने पैसे बांट दिए, शराब पिला दिया, खाना खिला दिया, कुछ इस तरह के इंसेंटिव दे दिए और वोट इधर से उधर हो गया। लेकिन वो बिल्कुल ही मार्जिन पे है। आप 500 वोट खरीद सकते हैं, 1000 वोट खरीद सकते हैं, 2000 वोट खरीद सकते हैं, 5000 वोट खरीद सकते हैं। अगर जनता आपके साथ नहीं है तो कितना भी पैसा आपके पास क्यों ना हो, आप जीत नहीं सकते। तो इस दोनों ही भ्रम को आप बिल्कुल सिरे से हटा दीजिए कि अगर मेरे पास सुटेबल जाति नहीं है तो मैं जीत नहीं सकता हूं। मोदी जी की तो कोई इतनी बड़ी जाति नहीं है, पूरे देश ने वोट किया है और इसी व्यवस्था के लोगों ने, जिनका जाति प्रथा में यकीन है, उन्हीं लोगों ने वोट किया है। नीतीश कुमार की तो कोई बहुत बड़ी जाति नहीं है, 15 साल से यहाँ रूल कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कमज़ोर बता रहे हैं अगर ऐसा मानते हैं कि सब जाति के आधार पर ही होता है। और ये दूसरा भ्रम है कि सारा कुछ पैसे से मैनेज है। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में कुछ चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती हैं। जनता आपके साथ है तो थोड़ा पैसा देके शायद 500 वोट और बढ़ा लीजिएगा, लेकिन जनता साथ नहीं है तो पैसा देके जीत जाइएगा, ऐसा संभव नहीं है। हेलो सर, प्रणाम। मेरा नाम सुशील कुमार है, आरा का रहने वाला हूँ। सर, विकास के कार्यों में राजनीति को घुसा दिया जाता है, इससे निजात कैसे पा सकते हैं हम सब? देखिए, लोकतंत्र है तो आप अपने मन से ये भावना हटा दीजिए कि राजनीति मतलब सब गंदा। प्लूटो का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने आज से सैकड़ों बरस पहले लोकतंत्र के लिए एक लाइन लिखी अंग्रेजी में, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोकतंत्र में भागीदार नहीं हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपसे बेवकूफ व्यक्ति भी आपके ऊपर आके आपका शासक बन जाएगा। तो आपने जो कहा कि राजनीति को घुसा देते हैं, भाई राजनीति आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र सबसे बड़ा ताकत है। क्योंकि चाहे आप 10 रुपये कमाते हैं या 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, सबकी ताकत एक वोट की है। और उसको अगर आप अपने विवेक से लगाएंगे उसका असर दिखेगा। एक शासक अगर राज्य में अच्छा हो तो उससे सारी व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं। कंपैरेटिव बेसिस पे सारी व्यवस्था अच्छी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ओवरनाइट सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतरी की दिशा में बढ़ सकती हैं। एक शासक अगर खराब हो जाए तो आपकी क्षमता, आपकी विद्वता, आपके संसाधन सब कम पड़ जाएंगे। अब अगर सरकार रोड न बनाए तो आपके पास गाड़ी चाहे जो भी हो, आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में तो उतना समय लगेगा ही, ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए राजनीति कोई गंदी चीज़ है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। शायद मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा ऐसा लगता होगा आपको भी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप और हम राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेंगे, सब लें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनकी दिलचस्पी है अगर वो दिलचस्पी न लें तब तो सारे गंदे लोग ही आ जाएंगे। तो अगर आप अच्छा अपने आप को समझते हैं तो आपको तो और आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए।
भाई निजात मारने का क्या है, आप अगर अपने वार्तालाप का स्तर गिराएंगे, एक दूसरे का को गाली गलौज देंगे करेंगे, तो ये आपके अपने संस्कार, आपकी शिक्षा, आपकी अपब्रिंगिंग को दर्शाता है। मोटे तौर पे बिना गाली गलौज किए हुए भी आप जनता का स्नेह, उनका आशीर्वाद आपको मिल सकता है, लेकिन हर आदमी का पॉलिटिक्स करने का अपना एक तरीका है। कोई एग्रेसिव लैंग्वेज के साथ करता है, कोई सॉफ्ट लैंग्वेज के साथ करता है। उसके लिए आपको बहुत उद्वेलित होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो टीवी में कहने के डिबेट की बात है कि भाषा का स्तर गिर रहा है, भाषा का स्तर ऊपर जा रहा है। भाषा का स्तर हर चुनाव में गिरता हुआ दिखता है, फिर थोड़ा ऊपर हो जाता है, फिर चुनाव आता है, फिर चुनाव हुआ, जब दंगल होगी, आपस में लड़ाई होगा, तो थोड़ा वाद विवाद होना स्वाभाविक है।